नए लेक्चर पे आते हैं और एक नए आर्टिकल के साथ शुरुआत करते हैं। पिछले क्लास में हमने रेंज ऑफ रैशनल फंक्शंस पढ़ा था। इस लेक्चर में हम रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो सवाल से ही हम समझते हैं। ठीक है, थ्योरी तो इसमें क्या ही होगा। ठीक है, तो पहला सवाल देख लो आप। y इज इक्वल टू 4 tan x इंटू कॉस एक्स लिखा है। ठीक है, अब ना रेंज आप कभी भी निकालो उससे पहले आपको डोमेन का ध्यान रख लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ना आप कुछ ऐसे x गलती से रख दो जो डोमेन में ही ना हो, तो फिर वैल्यूज़ फिर गलत आ सकती है। इसलिए सबसे पहले आप इसका डोमेन देखो। तो इसको मैं 4 sin x लिख सकता हूँ, है ना, लेकिन x क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस फॉर्म का नहीं होना चाहिए n π/2, क्योंकि आप देखो tan जो है n π/2 पे जो होता है डिफाइंड नहीं होता है ना, ऑब्वियसली n इंटीजर है। ठीक है, तो अब मैं अगर देखूं y इज इक्वल टू 4 sin x का रेंज अगर मैं देखूं, देखो कायदे से तो इसका रेंज -4 से 4 विद इन क्लोज ब्रैकेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ ओपन आ जाएगा इस केस में, क्योंकि डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, देखो 4 कब आता जब साइन x के जगह π/2 होता, लेकिन π/2 आप रख नहीं सकते ना। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे ना इसका, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, देखो। ठीक है, यहाँ पे ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका π/2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको 4 अचीव नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि डोमेन में नहीं है। तो आप देखो इस और यहाँ पे भी जो है अचीव नहीं होगा। ठीक है, ये आपका 3 π/2 हो जाएगा और ये -4। ठीक है, इतना तो रेंज देखोगे -4 से 4 आएगा। ठीक है, इसको नोट करो, फिर अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो ऐसे। तो इसको मैं sin² x माइनस cos² x इंटू sin² x ऐसा लिख सकता हूँ। अब ये चीज़ तो 1 है, तो मैं इसको sin² x माइनस cos² x लिख सकता हूँ। दिस कैन बी रिटन एज -cos2x। अब cos2x का रेंज क्या होगा, -1 से 1, तो -cos2x का रेंज भी -1 से 1 होगा, तो आप इसको -1 से 1 कह सकते हो। और डोमेन आप देखोगे तो ऑल रियल नंबर्स है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसको नोट करो, फिर अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल पे आ जाते हैं। y इज इक्वल टू cos 3 sin x दिया है। अब तुम देखो इसका जो डोमेन है ना, डोमेन ऑफ फंक्शन, वो जो है डोमेन जो है वो है x बिलोंग टू r। ठीक है, अच्छा अब तुम देखो जब तुम 3 sin x देखते हो, तो 3 sin x तुमने देखा, तो तुम देखो अगर x r होगा तो 3 sin x इस बीच होगा, है ना। और तुम देखो एक cos में जा रहा है ना, तो मतलब जो भी ये फंक्शन है y इज इक्वल टू कॉस, ठीक है, जो भी ये फाई दे रखा है, इसको मैं अगर फाई मान लूँ, तो तुम देखो फाई जो है ये -3 से 3 के बीच जा रहा है। तो अगर मैं कॉस का ग्राफ बना दूँ, ठीक है, ठीक है, ये आपका π/2 हो जाएगा, ये आपका 3 π/2 हो जाएगा, ये -π/2 और ये -3 π/2। ठीक है, पाई कहीं यहाँ पे होता है और -π कहीं यहाँ पे होता है। ठीक है, तो आप देखो इनपुट -3 से 3 जा रहा है ना, तो 3 यहाँ रहा होगा कहीं पे मान लिया, और -3 भी इसी हाइट पे रहा होगा यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, -3। तो आप देखो जो कॉस के अंदर, क्योंकि -3 से 3 इनपुट जा रहा है, तो आपको जो ये मैं रेड लाइन से हेजिंग कर रहा हूँ ना, इतने ग्राफ से मतलब होना चाहिए। तो आप ग्राफ देख के बता दो कि इसका रेंज क्या है। इसका रेंज आप बता सकते हैं cos 3 रेडियन से
1 तक। तो आप इसका रेंज क्या लिख सकते हो, रेंज ऑफ फंक्शन कैन बी रिटन एज, है ना, y बिलोंग टू कहाँ से, cos 3 रेडियन से 1 तक। ये आपका आंसर है। ठीक है, नोट करो इसको, फिर अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। ठीक है, सिमिलर प्रॉब्लम है वो भी। ठीक है, साइन के अंदर कुछ है 2 cos x। अब 2 cos x जो होता है, ये जो इनपुट है, इसका रेंज -2 से 2 है। तो साइन में जो इनपुट जा रहा है वो -2 से 2 में जा रहा है। तो आप साइन का ग्राफ बना लो अब। ठीक है, -2 से 2 में। ठीक है, एक सेकेंड में बना के दिखा देता हूँ आपको। -2 से 2 में, तो पहले तो मैंने पाए तक बना लिया। ठीक है, या 2 पाए तक बना लो, चलो पाए और ये माइनस पाए। ठीक है, मैंने पाए से पाए में ग्राफ बनाया है, माइनस पाए से पाए में। ठीक है, अब देखो -2 कहाँ रहा होगा, 2 आप देखो तो π/2 यहाँ 1.572 कहीं यहाँ होता है, और -2 कहीं यहाँ रहा होगा। तो आपको इतने ग्राफ से मतलब होना चाहिए। और इस ग्राफ में साफ मुझे नज़र आ रहा है कि लीस्ट वैल्यू -1 है और ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 है। तो रेंज अगर आप फंक्शन का लिख रहे होगे ना, तो आप y बिलोंग टू -1 से 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर है। नोट करो, फिर अगला सवाल लेते हैं। अब अगले सवाल पे आ जाते हैं। तो आपको cos 2x को आप देखो सेम एंगल में आप इसको कन्वर्ट कर लो, है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 - 2 sin स्क्वायर x, है ना। cos 2x को मैं ये लिख सकता हूँ -3 sin x + 5। ठीक है, तो यहाँ से y मेरे पास -2 sin स्क्वायर x -3 sin x + 6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये नॉर्मल क्वाड्रेटिक का प्रॉब्लम बन गया। अब आप ना इसमें sin x को कैपिटल X पुट कर दो, तो आपके पास y मिल जाएगा -2x² -3x + 6 सच दैट कैपिटल X जो है वो -1 से 1 हो। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो कि आप इसका ग्राफ प्लॉट कर लो और -1 से 1 में देख लो, है ना, मिनिमम मैक्सिमम कहाँ लाई कर रहा है। अब तुम देखो ये एक डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला है ना, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट इसका क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, अच्छा x = अगर तुम 0 पुट कर दो तो ये 6 आउटपुट देगा, मतलब ये ग्राफ ये 6 से पास करेगा। ग्राफ ज़रूर इसका, ठीक है, ऐसा बना होगा। ठीक है, और आप देखो इसका वर्टेक्स अगर मैं निकालूं तो वर्टेक्स आप देखो तो वर्टेक्स इसका 3/4 पे आएगा। वर्टेक्स होता है ना -b/2 है, तो 3/4 -3/4। ठीक है, तो -3/4 मैं कहीं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ। -3/4 पे मैंने मान लिया इसका वर्टेक्स आया है। तो इसका जो ग्राफ है वो आपको कुछ ऐसा देखने मिलेगा। ठीक है, इस पैराबोला का। तब बात समझ आया। अच्छा, अब आपको -1 से 1 में देखना है ना। तो आप देख लो 1 पे इसका वैल्यू कितना है, 1 पे 1 दे रहा है। तो अगर मैं इसको 1 बोल दूँ तो ये भी 1 होगा। ठीक है, अब आप -1 रखो। -1 आप रखेंगे तो आपको कितना मिलेगा, रख दो -2 + 9 7 मिलेगा। ठीक है, तो -1 अगर मैं बोल दूँ यहाँ पे है तो ये आपका 7 पॉइंट हो गया। ठीक है, अब आप देखो आपको -1 से 1 के ग्राफ में देखना है, तो मैं सिंपली कह सकता हूँ ना कि ग्राफ का जो मिनिमम है y मिनिमम वो x = 1 पे आया होगा, तो 1 है ना। और जो मैक्सिमम है वो कितने पे आया होगा, कैपिटल X = -3/4। तो आप इसमें x के जगह -3/4 पुट कर दो। ठीक है,
तो ये 9/8 हो जाएगा, ठीक है, -9/8, ठीक है। मैं यहाँ पे 3/4 पुट कर रहा हूँ, ठीक है, -3/4 मैंने पुट किया, ठीक है। तो ये 9/16 बनेगा, 2 से कटेगा, -9/8, ठीक है, प्लस 9/4 प्लस 6, ठीक है। तो ये सिंपली 9/8 लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। 48 + 9 आपका 57/8, तो ये पॉइंट आपका 57/8 हो गया। तो ये जो पॉइंट आपका 57/8 है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। इसको नोट करो, फिर अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल पे आ जाते हैं। y = इस फॉर्म का, ठीक है। तो इसमें क्या प्रोसीजर होता है कि जैसे 3 sin x + 4 cos x है ना, तो जो कोफिशिएंट है ना 3 और 4, उनका आप स्क्वायर करो, ठीक है। पहले स्क्वायर करके ऐड कर दो, फिर अंडर रूट ले लो, ठीक है। इसी से इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 3² + 4² 25 आता है, उसका अंडर रूट 5, तो आप 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये 3/5 sin x + 4/5 cos x बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब तुम देखो 3/5 ना हमेशा 1 से मतलब -1 से 1 के बीच में, और 4/5 हमेशा 1 से -1 के बीच में, ठीक है। तो मैं, और तुम ये भी देखो, इनका जब तुम सम करोगे ना, 3/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर, तो तुम देखो ये 1 आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि फॉर अ सर्टेन एंगल, कोई एंगल ज़रूर एग्जिस्ट करेगा सच दैट cos phi, लेट दैट एंगल बी फाई, cos phi तो 4/5 हो जाए, और sin phi आपका 3/5 हो जाए, ठीक है। तो मैं इन्हीं को अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूँ y = 5, इसको मैं लिख सकता हूँ cos x × cos phi, ठीक है, प्लस sin x × sin phi, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 5 of cos x - phi लिख सकता हूँ। अब x - phi तुम देखो, phi तो एक कांस्टेंट है, और x - phi जो है वो सारी रियल वैल्यूज़ लेगा। मतलब इसको मैं कह सकता हूँ ना, कुछ cos का फंक्शन है, मतलब 5 × cos ऑफ सम एंगल वेयर दैट एंगल कैन बी एनीथिंग। तो मैं कह सकता हूँ कि y जो है वो सिंपली -5 से 5 के बीच में लाई कर जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मतलब याद आपको अगर करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि a sin x + b sin x, इसका जो रेंज होता है, cos x आएगा यहाँ पे, cos x इसका जो रेंज होता है वो माइनस इससे प्लस ऑफ इससे इतने तक होता है, ठीक है। इसको आप याद कर लो, है ना, कोई बड़ी बात तो है नहीं इसमें, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल पे आ जाते हैं। y = sin x + cos x - sin 2x + 1, ठीक है। अच्छा, तुम sin 2x को गौर से देखो, तो sin 2x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। और आप sin x + cos x को भी देखिए एक बार, है ना। इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो इसका स्क्वायर कैसे खुलेगा, sin² x + cos² x, जिसको मैं 1 लिख सकता हूँ, प्लस 2 sin x cos x, ठीक है। तो मैं यहाँ से 2 sin x × cos x को 1 - sin x + cos x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। यही चीज़ अब यहाँ आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो y आपके पास क्या बन जाएगा, sin x + cos x, ये तो है ही, और sin 2x को मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये आपके पास जो sin x + cos x का होल स्क्वायर
-1 आ जाएगा क्योंकि माइनस टाइम्स है, ठीक है, +1, तो ये आप हटा दो, तो ये आपका फंक्शन बन गया, ठीक है। अब आप ना sin x प्लस cos x को ना कैपिटल X बोल दो, ठीक है। तो आपके पास y क्या बन जाएगा, y आपके पास x² + x बन जाएगा, सच दैट x कैपिटल X जो है किसके बीच में, अभी मैंने बताया कि इसका रूट मतलब इसका जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, -√2 से √2 होगा, है ना। कोफिशिएंट 1 है तो √1² + 1² है ना। तो फिर से वही चीज़, आप इसका ग्राफ बना लो और -√2 से √2 में इसका ग्राफ देख लो, ठीक है। तो मैं इसका भी ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। इसका एक रूट -1 है, -1 मैंने मान लिया इधर और 0 यहाँ, ठीक है। तो इसका ग्राफ आप ऐसा बना सकते हैं, ऐसा। तब जाहिर सी बात है, सॉरी क्या बना दिया है, इसका एक रूट -1 है और 0 है ना, तो ग्राफ ऐसा बनेगा आपके पास, ठीक है। ये आपका 0 हो गया, ये -1 हो गया, मिनिमम वैल्यू हमें दिख ही रहा है -½ पे आ रहा है, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू देखो या तो √2 पे आएगा या -√2 पे आएगा, वो अभी हम कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। ये -√2 पॉइंट है ना, और -1 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। तो y मिनिमम मैं निकालता हूँ, ठीक है। आपको ग्राफ जो है वो इतने में ही देखना है, ठीक है। तो y मिनिमम तो दिख ही रहा है, -½ पे आ रहा है, तो अब y मिनिमम अगर देखो तो कितना आ जाएगा, 1/4 -½ -1/4, और y मैक्स कितना आ जाएगा, है ना, आई गेस √2 पे आएगा, है ना, क्योंकि √2 का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव, उसमें फिर जोड़ोगे -√2 रख दोगे तो वो घट जाएगा, है ना। तो 2 + √2, तो मैं कह सकता हूँ जो y था आपका, ये कहाँ गया, ये जो है इसका रेंज आप कह सकते हो कि y जो है वो -1/4 से 2 + √2 के बीच में रहा होगा, ठीक है। इसको नोट करो, फिर अगला सवाल लेते हैं, अगले सवाल पे आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है, y = 9 tan² x + 16 cot² x, ठीक है। इसका एक तरीका आप परफेक्ट स्क्वायर बना लो इसका, तो ये परफेक्ट स्क्वायर अगर आप इसका क्रिएट करोगे तो आपके पास, ठीक है, ऐसा देखने मिलेगा, ठीक है। इसका स्क्वायर, ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस और ये +12, इसको आप ऐसे लिख सकते हो परफेक्ट स्क्वायर बना के, ठीक है। अब तुम देखो इसका मिनिमम वैल्यू कितना है, 0 है, मतलब मिनिमम y का मिनिमम कब आएगा, जब होल स्क्वायर 0 हो जाए, ठीक है। तो y मिनिमम कितना है, 0, और y मैक्सिमम वो तो कितना भी हो सकता है, इन्फिनिटी, क्योंकि tan² है ना, तो कितना भी जा सकता है। तो y बिलोंग टू 0 से इन्फिनिटी आप कह सकते हैं। दूसरा तरीका आप AMGM में इसमें सोच सकते हैं, AMGM से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 9 tan² x + 16 cot² x, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है तो इसका AM जो होगा वो हमेशा इसके GM से बड़ा होगा। इसका GM क्या आएगा, 16 × 9 जो कि 12 होता है ना। तो यहाँ पे 24 आएगा, ठीक है, सॉरी। तो y मिनिमम जो है 24 है, पता नहीं क्या क्या लिख दिया यहाँ पे अभी, ठीक है, 24, ठीक है। तो 9 tan² x + 16 cot² x जो है वो आपका 24 या 24 से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। अब मैंने बताया था AMGM बहुत ख़तरनाक होता है ना। कभी भी आप अगर AMGM लगा रहे हो ना, तो आप हमेशा चेक किया करो इक्वलिटी जहाँ पे होल्ड कर रही है
वो पॉसिबल है भी कि नहीं। तो मैंने चेक किया कि जो ये जो इक्वालिटी जो कि 24 मैं कह रहा हूँ, ये तब होल्ड करेगा जब 9 tan स्क्वायर एक्स बराबर 16 अपॉन tan स्क्वायर एक्स होगा, है ना। मैंने कॉट स्क्वायर को 1 अपॉन tan स्क्वायर लिख दिया, तो tan का पावर 4x मेरे पास 16/9 आ जाएगा। तो tan का पावर 4x क्या 16/9 कभी भी पॉसिबल है? हाँ है, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। तो मतलब 24 हमने सही आंसर निकाला है। ठीक है, इसको नोट करो, फिर अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल पे आ जाते हैं। ठीक है, x जो है 0 से π/2 में, और ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब तुम देखो cos x भी पॉजिटिव होता है इस इंटरवल में, sec स्क्वायर x भी पॉजिटिव होता है इस इंटरवल में, तो आप इसमें भी AMGM लगा सकते हैं। ठीक है, आपको किसी तरह sec स्क्वायर x उड़ाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आप GM लेंगे तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है सच दैट sec स्क्वायर x ख़त्म हो जाए। वो कैसे ख़त्म होगा? जब cos स्क्वायर x क्रिएट होगा। cos स्क्वायर x कैसे मैं क्रिएट कर सकता हूँ? मैं 2 cos x को ऐसा लिख लेता हूँ। ठीक है, अब AMGM लगा दो इसमें, तो इसका जो अरिथमेटिक मीन होगा वो कितना होगा? ऐसा, है ना, 3 टर्म है तो ये 3, और ये क्यूब रूट यहाँ पे लगा दिया, और इसका ये 1। ठीक है इतना। अच्छा, अब cos x 2 cos x प्लस sec स्क्वायर x जो है वो हमेशा 3 या 3 से बड़ा होगा। ठीक है, अब आप चेक कर लो इक्वालिटी होल्ड जब ये कर रहा है, मतलब करवा रहा है, तो मतलब इक्वालिटी कब होल्ड करेगा? जब तीनों टर्म्स इंडिविजुअली इक्वल होंगे। तो cos x तो बराबर होता ही है cos x के, इसको ना sec स्क्वायर x के भी बराबर होना पड़ेगा। तो यहाँ से आपके पास आएगा ना कि cos क्यूब x 1 हो जाए। तो क्या तुम देखो 0 से π/2 में cos क्यूब x कभी 1 होता है क्या? हाँ होता है, 0 पे होता है। तो मतलब आपका ये आंसर सही है कि ये 3 से हमेशा बड़ा होगा, और जाने को इन्फिनिटी तक जा सकता है क्योंकि sec स्क्वायर x है ना। इसको नोट करो, फिर अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल पे आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप, है ना, sec स्क्वायर x को ना t रख दो अभी के लिए, है ना। sec स्क्वायर x को मैं t रख देता हूँ। ठीक है, तो y आपके पास 9t प्लस 16/t आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आप देखो, क्योंकि देखो t यहाँ पे ऊपर में आ रहा है, इसमें नीचे में आ रहा है, तो मेरा थॉट प्रोसेस ये होगा कि मैं AMGM लगा दूँ, क्योंकि देखो दोनों क्वांटिटीज़ भी अल्टीमेटली इक्वल है। तो मैंने इसमें AMGM लगाया, 9t प्लस 16t अपॉन 2, ये हमेशा बड़ा होता है इसके GM से, जो कि 16 × 9 144 होता है। ठीक है, तो यहाँ से तो देखने को मुझे मिलेगा कि 9t प्लस 16/t जो है वो हमेशा 24 या 24 से बड़ा होगा। तो मैं कह दूंगा y 24 से इन्फिनिटी है। लेकिन मैं अभी चेक कर लेता हूँ, ठीक है, कि 9t प्लस 16/t ना, मतलब 24 कब आएगा? जब ये दोनों चीज़ें इक्वल होंगी। तो 1/t स्क्वायर यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा? 9/16 आ जाएगा, है ना। 1/t स्क्वायर, हाँ 1/t स्क्वायर इज़ cos का पावर 4x 9/16। तो क्या cos का पावर 4x 9/16 पॉसिबल है क्या? ये cos के रेंज में आता है? तो आपका आंसर होगा हाँ आता है। तो किसी ना किसी एंगल के लिए तो cos का पावर 4x 9/16 होगा ही, क्योंकि ये 1 से कम है। तो ये आपका सही आंसर है, 24 से इन्फिनिटी। ठीक है, इसको नोट करो, फिर अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल पे आ जाते हैं। वैसा ही प्रॉब्लम, sec स्क्वायर x को मैंने t बोल दिया, तो यहाँ से मेरे पास y क्या बन गया? 16t प्लस 9/t, है ना। और मैं बोल देता हूँ कि t जो है वो 1 से इन्फिनिटी है। ठीक है, ये इतना। अब तुम देखो, अब इसमें तुम AMGM लगाओ, क्योंकि अल्टीमेटली ये ऊपर में है और ये नीचे में है। तो 16t प्लस 9/t अपॉन 2,
ठीक है, ये हमेशा बड़ा होगा इसके जीएम से, तो जीएम आपका 12 आएगा। तो अगेन आप ये कह रहे होंगे कि 16t + 9/t जो है 24 या 24 से बड़ा है। आप इक्वालिटी के लिए हमेशा चेक कर लिया कीजिए। तो 16t + 9/t आपका बराबर होना चाहिए, है ना, इक्वालिटी के लिए। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे 1/t² 16/9 आ जाएगा मेरा। इसका मतलब कि cos का पावर 4x 16/9 है। अब तुम देखो ये एब्सर्ड सिचुएशन है, क्योंकि cos x खुद में हमेशा 1 से कम होता है। तो जब उस पर 4 पावर चढ़ाओगे तो मैक्स टू मैक्स 1 आ सकता है, लेकिन यहाँ तो 1 से ज़्यादा आ रहा है ना। तो मतलब ये सॉल्यूशन गलत है। ठीक है, तो कभी भी AMGM लगाओ ना, हमेशा सतर्क रहा करो, क्योंकि क्या पता डोमेन कटा हो, है ना। तुम इसको ऐसे समझो, देखो AMGM जो हम लगा देते हैं, ठीक है, तुम देखो कि मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ x + 1/x का, ठीक है, फॉर पॉजिटिव, x पॉजिटिव के लिए बना रहा हूँ। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाता है ना। ये यहाँ पे आप का 1 होता है एब्सिसा, और ऑर्डिनेट यहाँ पे आपका 2 होता है। ठीक है, तो हम बोल देते हैं कि x अगर पॉजिटिव हो तो मिनिमम वैल्यू 2 हो जाएगा। लेकिन मान लो कल को किसी ने बोला कि fx ये है, सच दैट x जो है उसने 2 से लेना चालू किया, तो तुम इसमें AMGM नहीं लगाओगे कभी, क्योंकि AMGM लगा दिए ना तो फिर तो तुम ये पॉइंट बोल दोगे। तो कभी भी देखो यहाँ पे डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है ना, डोमेन कटा हुआ है, आपको इतना ग्राफ ही देखना पड़ेगा। ठीक है, सेम केस यहाँ भी हो रहा है। आप 16t + 9/t का ग्राफ बनाएंगे तो इसी बिहेवियर, मतलब इसी प्रकार का बनेगा। ठीक है, मतलब ये ऐसा ही नेचर का होगा, मतलब ये जो कॉन्केविटी है ना, इसी प्रकार का ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि t जो है, इसको अगर मैं t एक्सिस बोल दूँ, t 1 से इन्फिनिटी उसने लिया है, उसने पूरा यहाँ से नहीं लिया है, तो जो 1 है ना वो कहीं यहाँ लाए किया होगा। ठीक है, इसीलिए। ठीक है, अगर पूरा पॉजिटिव नंबर लाइन होता t का, फिर तो हो जाता, मतलब फिर AMGM से सही आंसर आता था। लेकिन क्योंकि डोमेन यहाँ पे कटा हुआ है, तो आप नहीं कह सकते कि जो मिनिमम वैल्यू है वो वहाँ लाया करेगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ आया होगा तुमको। तो कभी भी AMGM लगाओ तो हमेशा इक्वालिटी पे एक बार गौर किया करो। ठीक है, अच्छा, अब इसको कैसे करें? तो इसको आप ऐसे कर सकते हो। तो इसको मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ इस सवाल को। तो इसको आप वापस एक बार लिख लो। ठीक है, इसका मेथड ये होता है कि जितने आपके पास cos² है ना, उतने sec² x अलग कर लो। तो इसको आप लिख सकते हो, जैसे 9 बार आपके पास cos² x है, ठीक है, तो आप 9 sec² x अलग कर लो। ठीक है, यहाँ पे बचा आपके पास 7 sec² x। ठीक है, यहाँ से y को आप लिख सकते हो ये cos² x + sec² x। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, cos x - sec x का होल स्क्वायर, ठीक है, +2 + 7 sec² x। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9 cos² x नहीं, cos x - sec x का होल स्क्वायर +7 sec² x + 18। ठीक है, y ये हो गया। अच्छा, अब तुम देखो, अगर तुमको y मिनिमम चाहिए तो तुम देखो ये चीज़ तो हमेशा > = 1 है ना,
और तुम अगर देखोगे ये जहाँ पे मिनिमम हो रहा है ना, ये चीज़ भी वहीं मिनिमम हो रहा है। देखो ये मिनिमम कब होगा, जब sec x 1 होगा, ठीक है। और ये मिनिमम कब होगा, जब cos x बराबर sec x होगा। उसका क्या मतलब होता है, उसका भी मतलब यही होता है कि sec x 1 हो, ठीक है। तो y मिनिमम पे ये 0 हो जाएगा, ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 + 18 25, तो y मिनिमम 25 आ गया। और मैक्सिमम तो कितना भी जा सकता है, तो y आपका 25 से इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको ना थोड़े अलग तरीके से भी देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, डेरिवेटिव हम इसका ग्राफ प्लॉट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं वही चीज़ कर रहा हूँ, 16t + 9/t। t क्या है, sec² x है ना, सब्स्टिट्यूशन किया जो कि 1 से इन्फिनिटी के बीच में होता है। तो क्यों ना मैं इसी का ग्राफ प्लॉट कर लूँ और 1 से इन्फिनिटी में देख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए ना आपको थोड़ा डेरिवेटिव का आइडिया होना चाहिए, जो कि मैं बता चुका हूँ कि डेरिवेटिव अगर थ्रू आउट पॉजिटिव रहा तो ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। डेरिवेटिव f' जिसको बोलते हैं, अगर पॉजिटिव रहा तो ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y भी बढ़ेगा, फंक्शनल वैल्यू बढ़ेगा। और f' जहाँ पे नेगेटिव होता है ना, वहाँ पे जैसे जैसे x बढ़ेगा, जो फंक्शनल वैल्यू है जिसको हम y भी बोलते हैं, वो घटेगा। और जहाँ जहाँ f' 0 होता है ना, वहाँ कर्व जो होता है ना ऐसा बनता है, या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ठीक है। तुम खुद सोचो, f' अगर 0 रहा होगा तो इसके नेबरहुड में या तो पॉजिटिव रहा होगा या नेगेटिव रहा होगा, है ना। अब पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, जब ग्राफ पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तब ये जो ग्राफ होता है वो मैक्सिमा का पॉइंट होता है। और जब ये नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव क्या, बीच में कहीं 0 हुआ, उस पर ये जो होता है वो मिनिमा देता है, ठीक है। और जब साइन चेंज ही नहीं होता है तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। खैर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी इसका हम ग्राफ प्लॉट करने का कोशिश करते हैं 16t + 9/t का, ठीक है। और इसको मैं थोड़े देर के लिए ft बोल देता हूँ। तो f' अगर मैं निकालूँ, ठीक है, तो 16, ठीक है, -9/t² आ जाएगा। ये आपके पास 16t² - 9/t² आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, हमेशा f' का बिहेवियर चेक करते हैं, कहाँ वो पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। तो सबसे पहले आप रूट निकाल लो, इसका रूट निकाल लो। तो एक तो 0 है क्योंकि डिनोमिनेटर वहाँ 0 हो रहा है, ठीक है। जैसे आप इनइक्वालिटी सॉल्व करते थे ना कि दिस इज़ समथिंग, मतलब 1 से कम हो, तो आप वैसे ही यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे आपको बिहेवियर चेक करना है, कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। तो एक 0 पॉइंट आ गया, एक 3/4 आ गया, है ना, क्योंकि t = 3/4 इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब जो भी है ये f', ठीक है। तो अब तुम देखो 3/4 से कोई भी बड़ी वैल्यू अगर तुम देखो, ठीक है, कोई भी बड़ा वैल्यू 3/4 से बड़ा रख दो, 1 रख दो, तो ये पॉजिटिव आएगा, मतलब ये पॉजिटिव है, ठीक है। मतलब मैं कह सकता हूँ ना, जब जब t जो है 3/4 से बड़ा है, जब जब t जो है 3/4 से बड़ा है, तब तब ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग है। और आप देखो, आपको 1 से इन्फिनिटी में देखना है, तो अगर 3/4 से बड़ा हुआ t और ग्राफ इंक्रीजिंग है, तो 1 से इन्फिनिटी में भी तो इंक्रीजिंग होगा। इसका मतलब जैसे जैसे आप इस इंटरवल में, ये जो इंटरवल है 1 से इन्फिनिटी, इस इंटरवल में आप जैसे जैसे x को बढ़ाओगे, मतलब t को बढ़ाओगे, वैसे वैसे f(t) जो है ये वो बढ़ेगा, है ना। तो f मिनिमम कितना आएगा, f मिनिमम विल बी एट t = 1। तो f मिनिमम कितना आ गया, f(1) आ गया, जिसको आप 25 लिख सकते हो। और जाने को तो है कहीं भी इन्फिनिटी पे जा सकता है,
ठीक है। और इसका अगर आपको थोड़ा प्रॉपर ग्राफ देखना है तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं। मैं t 1 से इन्फिनिटी दिया है, मैं 0 से इन्फिनिटी में बना देता हूँ, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इसका भी उसी प्रकार का रहा होगा, इसी प्रकार का। यहाँ पे 3/4 वैल्यू है, ठीक है, जहाँ पे आउटपुट आपका बेशक 24 आया होगा, और यहाँ पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है, इसीलिए देखो ये मुड़ गया, ठीक है। अब क्योंकि t जो है 1 से इन्फिनिटी में लाया कर रहा है, तो आपको इतना ग्राफ देखना है, ठीक है। AMGM मत लगाना इसमें, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ क्यों, ठीक है। तो इससे आप ऐसे निकाल सकते हैं कि 25 से इन्फिनिटी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, विद इन क्लोज ब्रैकेट। नोट करो इसको, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। y इज इक्वल टू, ठीक है, √3 cos x प्लस साइन एक्स प्लस π/3। इसको आप एक्सपेंड कर लो पहले, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो √3 cos x प्लस, इसमें आप फॉर्मूला लगा दो, है ना, तो हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस 60 विच इज़ हाफ, ठीक है, प्लस √3/2 इंटू अपना cos x, ठीक है, इतना। अब इसको आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ √3 प्लस 1/2 साइन एक्स, ठीक है, यहाँ पे cos x आएगा, cos x प्लस हाफ साइन एक्स। अब आपको इसका रेंज पता ही है, तो y बिलोंग टू कितना हो जाएगा, √, ठीक है, इसका स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, √27/4 प्लस 1/4, ठीक है, तो 7 आ जाएगा। तो माइनस √7 से √7, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लो, फिर अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल पे आते हैं, ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो आप सबको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पे 25 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आएगा, ठीक है, और प्लस 60 साइन स्क्वायर एक्स आएगा, फिर यहाँ पे माइनस 60 कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, और माइनस 144 साइन एक्स कॉस एक्स आएगा। तो आप इसको डबल एंगल में चेंज कर सकते हैं, इजीली डबल एंगल में, मतलब 2x के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी करके देखना, वैसे हो जाएगा। एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ, देखो ये प्रोफाइल ऐसा है ना, a इंटू साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स इंटू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ठीक है। तो आप क्या करो, इसमें √5² प्लस 12 स्क्वायर है ना, आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, जो कि 13 होता है, ठीक है। तो आप 13 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, है ना। तो मैं यहाँ पे 13 लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं 5/13 साइन एक्स माइनस ये अपना 12/13 कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ मैं यहाँ के लिए भी कर रहा हूँ, तो 13 मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, 5/13 कॉस एक्स प्लस 12/13 इंटू साइन एक्स, ठीक है, ये चीज़ है। अब तुम देखो, इसका जब तुम स्क्वायर करोगे और इसका जब स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं किसी को भी साइन थीटा या कॉस थीटा कह सकता हूँ। इसका कहने का ये मतलब है कि मैं अगर 5/13 को साइन थीटा मान लूँ, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा आपके पास, 12/13, है ना, फॉर सम थीटा, ज़रूर ऐसा होगा। तो मैं y को और कैसे लिख सकता हूँ, तो y को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, y को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 13 169 हो जाएगा। इसको आप लिख लो साइन थीटा साइन एक्स, है ना, माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा आएगा, ठीक है, थीटा इंटू कॉस एक्स, ठीक है, इंटू ये मल्टीप्लाई में ही चल रहा है, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, इंटू कॉस 5/13 को माने थे, साइन माने थे ना, कॉस एक्स इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो आप देखो ये 169 बन जाएगा, ठीक है। इतना चीज़ क्या बन जाएगा, ये अपना बन जाएगा
साइन ऑफ थीटा प्लस एक्स, ठीक है। तो इसको मैं पहले लिख रहा हूँ साइन ऑफ थीटा प्लस एक्स, है ना, ये चीज़। और ये चीज़ क्या है, ये चीज़ कॉस ऑफ थीटा प्लस एक्स है ना, बट विथ अ नेगेटिव साइन, ठीक है। तो मैं इसको फर्दर क्या लिख सकता हूँ, -169 इंटू 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो साइन ऑफ 2 थीटा प्लस 2x बन जाएगा, ठीक है। तो आप देखो 2 टाइम्स ऑफ थीटा प्लस एक्स कोई रियल क्वांटिटी होगी, है ना। थीटा एक कांस्टेंट है हालांकि, ठीक है। तो आप देखो तो ये कुछ इस तरीके का फंक्शन है ना, k ऑफ साइन फाई, इस टाइप का कुछ। तो इसका रेंज क्या होता है, -k से k होता है ना। तो आप देखो इसका जो रेंज आपके पास आ जाएगा, तो y बिलोंग टू आपके पास कितना आ जाएगा, -169/2 से 169/2, ठीक है। ये आपका आंसर है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है ना, और कॉस स्क्वायर एक्स भी है। तो आप ट्राई कीजिए इसको डबल एंगल में क्रिएट करने का। आपको पता है कि कॉस 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1 लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉस 2x लिख सकता हूँ। और ये जो 4 साइन थीटा कॉस मतलब साइन एक्स कॉस एक्स है, इसको मैं 4 ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम ऑफ साइन 2x, ठीक है। तो आप यही सब्स्टिट्यूशन यहाँ कर दीजिए, तो आपके पास y कुछ ऐसा दिखेगा, 1 अपॉन इसके जगह cos 2x प्लस 1, ठीक है, प्लस 2 साइन 2x प्लस 5, ये आपका y हो जाएगा, ठीक है। अब वही चीज़ कि आप पहले डिनोमिनेटर का रेंज निकाल लो, फिर इनइक्वालिटी का रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। तो ये हमारे पास y है, तो cos 2x प्लस 2 साइन 2x जो है वो √5 से छोटा लेकिन √5 से बड़ा होता है, -√5 से बड़ा होता है। तो अभी आप इसमें 5 जोड़ दो, है ना। तो 5 जोड़ दोगे तो ऐसा हो जाएगा, है ना, +5 यहाँ भी कर दो। अब इसका आप रेसिप्रोकल कर दो, तो क्योंकि दोनों टर्म पॉजिटिव है तो हमें वो सब देखने का ज़रूरत नहीं है कि मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव में जाते थे तो जब रेसिप्रोकल करते थे तो देखना पड़ता था ना, तो वो यहाँ पे नहीं करना होगा। तो अगर आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपको y मिल जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा इसका, ठीक है, ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। नोट कर लो इसको, फिर अगला सवाल लेते हैं। अच्छा, अब अगले सवाल पे आते हैं, ठीक है। इस पे तो अब इसको वही मॉडिफिकेशन करो जो आप करते थे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो इतने टर्म को, ठीक है। तो आप इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं √3/2 को क्या लिख सकता हूँ, cos π/6 लिख सकता हूँ ना, और हाफ को क्या लिख सकता हूँ, sin π/6। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, y = 2, ये अंदर का चीज़ तो फॉर्मूला बन गया ना, cos ऑफ x - π/6 का +1, ठीक है। अब आप देखो x पे रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। मैं y को थोड़ी देर के लिए 2 cos phi बोल देता हूँ +1, है ना, जहाँ पे phi जो है आपका x - π/6 है। अब देखो जब जब x π/6 से 4π/3 होगा, phi कहाँ से कहाँ होगा, देखो 0 से चालू होगा और कहाँ तक जाएगा, 4π/3 रख दो इसमें, तो 4π/3 को आप लिख सकते हो पाई प्लस π/3, π/6 घटा दोगे तो पाई प्लस π/6 बन जाएगा, 7π/6 बोल सकते हो। तो इसका क्या मतलब है कि phi का जो रेंज है, जो इनपुट जा रहा है कॉस के अंदर, वो 0 से 7π/6 जा रहा है। तो आप अब क्या करो, इसको ग्राफ देख लो इसका, है ना, कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना। यहाँ पे आपका कहीं पाई आएगा,
ये 0 है, और आपको फाई यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फाई जो है, फाई 0 से 7π/6 है ना, तो ये आपका 7π/6 है और ये आपका 0 है। तो अब देखो, आपको ग्राफ ना इतना ही देखना है, और इतने में आप देखिए जो कॉस है ना, कॉस जो है वो -1 से 1 वैल्यू अटेन कर रहा है। मतलब जो cos फाई है वो -1 से 1 के बीच होगा, मतलब 2 cos फाई -2 से 2 के बीच में होगा, +1 जोड़ दो, मतलब 2 cos फाई मैं ये कह रहा हूँ, -2 से 2, इसमें 1 जोड़ दो, तो 1 जोड़ दोगे तो जो भी ये चीज़ है ये आपका -1 से 3 बन जाएगा। यही तो y है, तो y आपका -1 से 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है, नोट कर लो। फिर अगला सवाल करते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ f(x) ये, ठीक है। तो तुम देखो ये लीनियर अपॉन लीनियर टाइप का है। लीनियर अपॉन लीनियर में हम क्या करते थे कि y हमें कुछ फंक्शन दिया होता था x का, लीनियर अपॉन लीनियर, तो हम क्या करते थे x का वैल्यू निकाल लेते थे इन टर्म्स ऑफ y, और फिर उस पर कंडीशन लगा देते थे कि y क्या क्या नहीं हो सकता, है ना। या दूसरे शब्द में ये कह सकते हैं कि y क्या क्या हो सकता है सच दैट x हमको रियल मिले, है ना। तो इसमें भी आप यही करो कि जो भी है ना ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका वैल्यू आप निकाल लो। तो सॉल्व करके बताता हूँ, फिर समझ आएगा। y = 4 + cos x है ना, अपॉन 3 + sin x, हमें y का वैल्यू चाहिए, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब 3 + sin x कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये 3y + y sin x बन जाएगा, और ये 4 + cos x बन जाएगा, ठीक है। हाँ, तो आपके पास कुछ ऐसा ये फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, cos x + y sin x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, और ये एक नॉर्मल सा फंक्शन है। अब आप कंडीशन लगा दो, आपको इसका रेंज पता है ना, इसका रेंज क्या होता है, y² + 1 से y² + 1 के बीच होता है, यहाँ पे नेगेटिव आता है ना। तो आप इसको यही लिख दो ना, ये 3y - 4 का जो मॉड है ये ऐसा रहा होगा, ठीक है। देखो ये चीज़ जो है वो इसके बीच होगा। अब इसको तुम क्या लिख सकते हो, इस फॉर्म में लिख सकते हो ना। तो अब आप, क्योंकि दोनों साइड पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो आप स्क्वायर कर दो दोनों साइड, ठीक है। तो ये आपके पास ऐसा बन जाएगा। इसको अब 8y² - 24y + 15, ठीक है। अब इसका तुम रूट निकालो, ठीक है, रूट। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, छोटे रूट से बड़ा रूट ना, तो y बिलोंग टू इसका छोटा रूट निकालो, ठीक है। तो छोटा रूट आएगा 24 माइनस 576 होता है 24 का स्क्वायर, माइनस 480, तो आपका 96 आ जाएगा। 96 आ जाएगा, √96। अब 96 को आप 4 × 4 × 6 लिख सकते हैं, -4√6 ऐसा आ जाएगा, अपॉन ये छोटा रूट, ये बड़ा रूट। तो ये आपका आंसर है। हालांकि इसको थोड़ा अगर आप सिंप्लीफाई कर दें तो ये 3/2 -√6/4 से 3/2 + √6/4 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है, नोट कर लो इसको, फिर अगला सवाल लेते हैं। अच्छा, अब देखो, अब इस तरीके के भी सवाल होते हैं। इसमें आपको क्या करना रहता है, जैसे इसमें क्या पूछा है, द नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ y इन -2π से 2π सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस, है ना। तो कई सवाल ऐसे होते हैं ना जिसमें LHS में कुछ दिया होगा, RHS में कुछ दिया होगा, ठीक है। तो LHS का आप रेंज निकाल लो, RHS का रेंज निकाल लो, और वो हमेशा एक यूनिक पॉइंट पे इक्वलिटी होल्ड करता है। कहने का मतलब, जैसे अगर मैं इसको देखूं, LHS मेरे पास क्या लिखा है, mod cos 2x + mod sin 2x। अब क्योंकि ये चीज़ पॉजिटिव है, ठीक है, मॉड है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो इस पे भी अगर मैं मॉड लगा दूं तो फ़र्क नहीं पड़ेगा।
अब तुमको पता होगा मॉड एक्स को हम ये लिख सकते हैं, तो मैं इसको मॉडिफाई करके ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि अंडर रूट ये साइन 2x प्लस कॉस 2x का जो मॉड है इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको अगर एक्सपेंड कर दूँ अब तो कितना आ जाएगा 1 प्लस मॉड साइन 4x आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। अब LHS देखो, अब मॉड ऑफ साइन 4x जो होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है, इसमें 1 जोड़ दोगे तो ये 1 से 2 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ ना LHS का जो रेंज है वो आपका 1 से √2 के बीच में है। ठीक है, अब तुम देखो RHS हमें क्या दिया है, मॉड साइन y दिया है, तो मॉड साइन y का भी रेंज तुम देखो 0 से 1 होता है। अब क्योंकि इक्वालिटी होल्ड कराना है तो तभी हो सकता है जब RHS भी 1 हो और LHS भी 1 हो, क्योंकि LHS का मिनिमम जहाँ पे है वहाँ पे RHS का मैक्सिमम है ना। तो इक्वालिटी तभी होल्ड करेगा जब मॉड साइन y 1 होगा। इसका मतलब साइन y जो है इक्वालिटी तभी होल्ड करेगा जब साइन y का जो मॉड है ये भी 1 हो और LHS जो है, जो कि अंडर रूट ये दिया, ये भी 1 हो। ठीक है, क्योंकि हमें y के बारे में पूछा है तो हमें इस टर्म से लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि साइन y जो है तो ±1 हो जाएगा। अब आपको y सवाल में दे रखा है -2π से 2π में देखना है। ठीक है, तो आप इसका ग्राफ बना लो, ये साइन का ग्राफ है। ठीक है, -2π से 2π में तुम देखो -1 और 1 कितने जगह पे हो रहा है, एक यहाँ पे हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है, मतलब 4 y ऐसे एग्जिस्ट कर जाएंगे सच दैट साइन y ±1 हो, है ना। LHS कुछ भी हो, x ज़रूर ऐसे एग्जिस्ट करेंगे सच दैट ये चीज़ 1 के बराबर हो, लेकिन हमें x पूछा नहीं है, y पूछा है, तो इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, नोट करो, फिर अगला सवाल लेते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। ठीक है, x, y रियल नंबर्स हैं सेटिस्फाइंग x² + y² = 25। ठीक है, तुमको पता है सर्कल का इक्वेशन है। देन फाइंड द रेंज ऑफ दिस। तो क्योंकि ये सर्कल का इक्वेशन है विथ अ रेडियस ऑफ 5, मैं x, y को पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख लेता हूँ, जो कि 5 cos x, 5 sin x हो जाएगा। ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया x, y को। तो जो ये दे रखा है मुझे, इसको मैं सिंपली ये लिख सकता हूँ ना, 5 cos x का मॉड -5 sin x का मॉड। ठीक है, अब देखो ये मॉड है पिछले सवाल की तरह, इसको आप ऐसा लिख लो, 5 cos x का जो मॉड माइनस ये मॉड का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर को आप ओपन करो अंदर तो आपके पास 25 आएगा, वो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 बन जाएगा, इसलिए 25 माइनस 50 sin x cos x का मॉड। 50 में से मैं 2 बाहर ले लेता हूँ तो 25 बचेगा फिर से, और इसको फर्दर मैं लिख सकता हूँ मॉड साइन 2x। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक है, अब तुम देखो मॉड साइन x जो होता है वो 0 से 1 होता है, तो माइनस मॉड साइन x क्या होगा, -1 से 0 होगा। इसमें 1 जोड़ दो तो 1 माइनस साइन 2x का जो ये मॉड है ये आपके पास 0 से 1 आ जाएगा। इसका अंडर रूट ले लोगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो अंडर रूट ऑफ दिस होल थिंग विल बी बिटवीन 0 से 1, है ना। अब इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 से 5 आ जाएगा, तो 0 से 5 विद इन क्लोज ब्रैकेट आपका आंसर है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये जो है एक्सप्रेशन ये 0 से 5 है।
ठीक है, इतना नोट कर लो।